नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से खबर है, जहां सीएम योगी की एससी वर्ग के छात्रों को बड़ी सौगात देने की तैयारी है और जल्द ही मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ होगा और प्रतिष्ठित संस्थानों में टॉप करने वाले दो छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। समाज कल्याण विभाग ने इसके लिए बाकायदा प्रस्ताव बनाया है और कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए इस प्रस्ताव को रखा जाना है। तो प्रतिष्ठित संस्थानों में टॉप करने वाले दो छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। समाज कल्याण विभाग ने यह प्रस्ताव बनाया है और कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। तो एससी वर्ग के छात्रों के लिए ये एक बड़ी सौगात है और जल्द ही प्रतिष्ठित संस्थानों में टॉप करने वाले दो छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। और लखनऊ से दिवाकर त्रिपाठी हमारे ब्यूरो चीफ इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। दिवाकर, एससी वर्ग के छात्रों के लिए एक और अच्छा मौका जहां पे मुख्यमंत्री ने छात्रवृत्ति देने की तैयारी की है। बिल्कुल, देखिए, अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को बड़ा उपहार जो है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो देने की तैयारी में है। और इसके पहले भी कई ऐसे विभाग है, कई ऐसे अनुसूचित छात्र के मेधावी छात्र है जिनको कहीं न कहीं फ्री कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय किया है कि जो मेधावी छात्रवृत्ति योजना है, यानी मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना, इसका शुभारंभ वो है जल्द से जल्द किया जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत जो है देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में जो अध्ययनरत है और जो प्रवेश परीक्षाओं में प्राप्त करने वाले दो छात्र हैं, उनको सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति दी जाएगी। यानी दो छात्रों को कहीं कहीं सेलेक्ट किया जाएगा और उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। समाज कल्याण विभाग ने यह प्रस्ताव फिलहाल बना लिया है और कहा जा रहा है कि अगली कैबिनेट में इस प्रस्ताव को कहीं मंजूरी जो है मिल सकती है। फिलहाल एससी छात्रों के लिए यानी अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों के लिए बड़ा उपहार देने की तैयारी में योगी सरकार है। जी, ऐसे में चूंकि दिवाकर, मुख्यमंत्री की युवाओं को लेके खास सोच रही है कि उनको कैसे, चाहे उनकी शिक्षा की बात हो, तकनीक से जोड़ने की बात हो, रोजगार की बात हो, उस पर फोकस मुख्यमंत्री का रहा है और यहाँ अलग अलग वर्गों में भी उनका ध्यान रहा है। ऐसी वर्ग के जो छात्र होंगे उनके लिए एक बड़ी राहत होगी कि कई बार आर्थिक दिक्कत जो है वो उनकी पढ़ाई में आती है। बिल्कुल, देखिए, जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं कुछ ऐसे मेधावी छात्र होते हैं, एससी वर्ग के हो या अन्य वर्ग के हो, वो आर्थिक तंगी की वजह से, आर्थिक स्थिति की वजह से उनकी जो मेधा होती है वो कहीं की दबी रह जाती है। जो उनकी एक प्रकार देखा जाता है योग्यता होती है वो आगे नहीं बढ़ पाती है। तो ऐसे में अगर इनको सरकार का सहारा मिल जाता है, आर्थिक मदद मिल जाती है, तो जाहिर बात है कि इनके अंदर की जो मेधा है वो कहीं न कहीं पटल पे आ जाती है, कहीं न कहीं वो प्रफुल्लित होती है और आगे बढ़ती है। तो जाहिर बात है कि एक मेधावी छात्र अगर किसी के सहारे से वो आगे बढ़ता है तो अपने साथ साथ 10 लोगों को और वो आगे शिक्षित कर सकता है, उसको आगे बढ़ा सकता है। यही सोच है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, इसीलिए इस तरीके का फैसला जो है लगातार लेते नजर आ रहे हैं। जी, चलिए दिवाकर, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। लखनऊ से अगली खबर है, जहां उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी अपडेट है। मायावती ने एनडीए उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान किया है। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का समर्थन करेंगी मायावती और ट्वीट कर मायावती ने इस बात का ऐलान किया है। इससे पहले जब राष्ट्रपति चुनाव हुआ था तब भी मायावती ने एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का ही समर्थन किया था और अब एक बार फिर उपराष्ट्रपति चुनाव में भी वो एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का समर्थन कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में कई तरह के कयास भी लगाए जाते रहे हैं मायावती को लेके, कई तरह की आलोचनाएं भी उनकी होती रही हैं और कहने को विपक्ष में है वो, लेकिन कई बार उनका जो रवैया रहा है उसको लेकर कई तरह के जो राजनीतिक विश्लेषक है वो विश्लेषण करते रहे हैं। दिवाकर, मायावती ने राष्ट्रपति चुनाव में भी जो एनडीए के उम्मीदवार थे उनको समर्थन दिया, अब उपराष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए को समर्थन दिया है, इसके क्या मायने समझे? बिल्कुल, देखिए, जाहिर सी बात है कि सियासत में इस तरीके के फैसले जो है वो सभी दल जो है ये सभी दलों को मुखिया बीच बीच में लेते हुए नजर आते हैं। राष्ट्रपति पद का जब चुनाव था तब मायावती ने द्रौपदी मुर्मू का सपोर्ट किया था, जो कि एनडीए की उम्मीदवार थी। और उस वक्त उनका ये कहीं न कहीं तर्क था कि क्योंकि एक आदिवासी समाज के, एक अनुसूचित जनजाति समाज की महिला को सर्वोच्च पद पर बैठाया जा रहा है, लिहाजा हम उनको सपोर्ट करते हैं।
तो जाहिर बात उसमें कहीं न कहीं ये मंशा थी कि जो वोट बैंक अनुसूचित जाति का या अनुसूचित जनजाति का वो बसपा से न छिटक जाए, वो उनकी पार्टी न छिटक जाए, इसलिए उन्होंने इस तरीके से फैसला लिया। लेकिन कहीं न कहीं ये भी कहा जाता है कि दूसरा दबाव भी उनके ऊपर है। दूसरी बार अब जब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है और जो जगदीप धनखड़ है उनको समर्थन दे दिया है, तो जाहिर बात है कहीं कि ये सियासी केस है, सियासी दाव पेच में इस तरीके की जो चाल है वो चली जाती है। देखिए कांग्रेस जो है या विपक्ष जो समूचा है, मायावती जानती हैं कि वो चाह कर भी अपना उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति उम्मीदवार जिता नहीं सकते, उनके पास उतनी संख्या बल या उतने वोट नहीं है। एनडीए के पास भारी तादाद में वोट है, वो कहीं के जिता जाएंगे। तो ऐसे में जीतने वाली जो आगे तेजी चल रही नाव उस पर सब सवार होना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ मायावती भी करते नजर आ रही है। एक तीर से दो निशाने, एक तो बीजेपी से कहीं कहीं उनकी दूरियां घटेंगी और नजदीकियां बढ़ेंगी, और दूसरा कहीं कहीं जो कास्टिज्म यानी कि जो जातिगत समीकरण है, जो जातिगत राजनीति है, उसको भी बैठाने में वो कहीं न कहीं योगदान देंगे। तो जाहिर सी बात है कि इसलिए इस तरीके से फैसला मायावती ने किया जी। ऐसे में दिवाकर, जो उत्तर प्रदेश का विपक्ष है, चूंकि उसके बिखराव की खबरें तो वक्त वक्त पे आती रही हैं, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे तमाम दूसरे मुद्दे हों, यहाँ भी एक बार लगता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भी जो विपक्षी दल हैं उनका जो रुख है वो अलग अलग रहने वाला है। और देखिए राष्ट्रपति चुनाव में ही कहीं के विपक्षी दलों का रुख अलग अलग हो गया था। समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन में थे वो कहीं अलग हो गए थे। ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए को की उम्मीदवार को वोट कर दिया था। जो राजा भैया का दल है उसके 2 विधायक उन्होंने कर दिया था। मायावती ने सीधे ऐलान कर दिया था। सुभाष यादव समाजवादी पार्टी के विधायक उन्होंने खुले तौर पर वोट कर दिया था। तो जाहिर बात उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। देखिए समाजवादी पार्टी का गठबंधन जो पूरी तरीके टूट चुका, अब उनका गठबंधन सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। तो ऐसे में जो विपक्ष वो दूसरे विपक्ष वो जानते हैं कि अगर उनको जाना है तो कहाँ जाना है। यही वजह है कि लगातार एनडीए के उम्मीदवारों को सपोर्ट करते हुए सब विपक्षी दल नजर आ रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया दिवाकर इस तमाम जानकारी के लिए। तो मायावती ने एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का समर्थन करने का ऐलान किया है। ये ट्वीट उन्होंने किया है और ट्वीट के जरिए तस्वीर एक तरीके से साफ कर दी कि वो राष्ट्रपति चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। तो मायावती ने ट्वीट कर समर्थन का ऐलान किया है और उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का समर्थन मायावती ने करने का ऐलान किया है। और बहराइच के खैरीघाट और रामगांव पुलिस ने बाइक चोरी गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी की 11 मोटरसाइकिल बरामद की हैं, 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और अब इनसे अभी और पूछताछ की जा रही है ताकि और चोरी की जो वारदातें हुई हैं उनका खुलासा हो पाए। इनके और साथी कौन हैं, सरगना कौन है, ताकि एक एक कड़ी को जोड़ा जाए। तो इन चोरों के पास से चोरी की 11 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं और 4 शातिर चोरों को पुलिस ने शिकंजे में लिया है। अपराधियों को पकड़ा है जिसके पास से 11 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और इन 11 मोटरसाइकिलों का डिटेल इनके पास नहीं था। उसमें जो नंबर प्लेट थे वो गलत थे, साथ ही उनका इंजन नंबर 6 नंबर रजिस्टर किया गया है। तो इस बरामदगी के आधार पर अभियोग दर्ज किया गया है और विवेचना प्रस्तुत की गई है। आगे विवेचना में यह पता लगाया जाएगा कि जो 11 मोटरसाइकिलें हैं वह कहाँ से इन्होंने चोरी की है या किस केसेस से संबंधित है, विवेचना के क्रम में पता लगा करके आगे कार्रवाई की जाएगी। आपराधिक एहतियात भी रहा है। हाँ, जो 4 अपराधी पकड़े गए हैं खैरीघाट क्षेत्र के लिए, जिसमें 2 अभियुक्तों का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। अन्य जो 2 अभियुक्त हैं उनके बारे में सर वाहन मालिकों का पता चल पाया? अभी नहीं, अभी विवेचना के दौरान भी पता चलेगा जब हम इसके पूरे डिटेल को, वाहन के पूरे डिटेल को की जानकारी करेंगे। उसके बाद वाहन मालिक
और फिर वाहन कहाँ से चोरी हुई है और कैसे चोरी हुई इसके बारे में जानकारी। मेरठ की एसओजी टीम ने छापेमारी कर नकली प्रोटीन बनाने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश किया है। इतना ही नहीं, उस दुकान में नकली एस्टेरॉयड और दवाएं भी बेची जा रही थी। तो एसओजी की टीम ने मौके से 25 लाख की कीमत के नकली प्रोटीन और दवाएं बरामद की हैं। साथ ही दुकान पे प्रोटीन बेचने वाले 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। की दुकान है जहाँ पे ये बना के बेच रहे थे। तो यहाँ पे जो है खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग की जो टीम है जॉइंट, उन्होंने जो है एसओजी के साथ जो है रेड की। और रेड में जो है फूड डिपार्टमेंट है, उन्होंने फूड से रिलेटेड जितने भी सप्लीमेंट्स हैं, जो कि प्रोटीन है और अन्य जो चीज़ें हैं उनके सैंपल्स लिए। और मेरे द्वारा यहाँ पे एक स्टेरॉइड का सैंपल लिया गया। तो यहाँ पे एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड था जो जनरली वैसे तो डॉक्टर की सलाह से ही लेने चाहिए सभी स्टेरॉइड्स। तो जनरली ये क्या होता है, बहुत तेजी के साथ मसल्स मास को बढ़ाते हैं। तो मेरे द्वारा जो है एक स्टेरॉइड का सैंपल लिया गया, उसकी क्वालिटी के लिए जो है मैं उसको राजकीय प्रयोगशाला भेज रहा हूँ कि उसकी क्या क्वालिटी है, और जो रिपोर्ट आने के बाद जो है आगे की कार्रवाई हमारे बताया जा रहा है। तो 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जो नकली प्रोटीन बेच रहे थे। ये वो सप्लीमेंट है जो अक्सर जिम जाने वाले युवा यूज़ करते हैं ज़्यादातर, और उनको कैसे असली की बजाय नकली प्रोटीन परोसा जा रहा था, जहर उनको एक तरीके का परोसा जा रहा था। सलीम हमारे संवाददाता इस पे ज़्यादा जानकारी के साथ। सलीम, एक बड़ा रैकेट जिसने बड़े पैमाने पे यहाँ पे नकली प्रोटीन जो है वो बेचा जा रहा था, कैसे इसका खुलासा हुआ, कब से ये लोग इस काम को अंजाम दे रहे थे? जी राजेश, मैं बता दूं कि मेरठ के थाना दिल्ली गेट क्षेत्र में ये खैर नगर एरिया पड़ता है जहाँ पे बड़ी छापेमारी की है। और एसओजी टीम ने बड़ी छापेमारी में के दौरान नकली प्रोटीन बनाने वाले जो बनाकर बेचने वाले थे उसको गिरोह का पर्दाफाश किया, जो 25 लाख रुपए की नकली एस्टेरॉयड और दवाइयां भी बरामद की हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये मेरठ की बड़ा मार्केट है खैर नगर, उसमें अवैध तरीके से जो चल रहे थे, इस जो खुलासा करते हुए एसओजी टीम ने बताया है कि नकली प्रोडक्ट बनाते थे और जिसमें भारी जो मुनाफा कमाते थे, उसको लेकर आज जो एसओजी टीम ने छापेमारी की और उसमें भारी मात्रा में इसको बरामद किया है। जी, ये क्या बात सिर्फ मेरठ की नहीं है सलीम, दरअसल इस तरह के जो सप्लीमेंट हैं वो देश के ज़्यादातर हिस्सों में युवा जो हैं, जो जिम जाने वाले हैं, वो अक्सर इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उनकी सेहत के साथ सीधे तौर पे खिलवाड़ है। तो ऐसे में क्या कुछ इनका रैकेट और कहीं भी फैला हुआ है? क्या ये लोग कहीं और भी इस तरह के सामान को सप्लाई कर रहे थे? बिल्कुल राजेश, जिस तरीके से ये युवाओं की जो शरीर से उसकी उनकी ताकत से उनकी जान से खिलवाड़ करते हैं। और ये बात मेरठ की नहीं है, मेरठ के खैरनगर जो है बड़ी मार्केट है और उसमें दवाई जिस तरीके से उपलब्ध होती है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की बड़ी मार्केट मानी जाती है मेरठ की ये। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई कोनों में और कई जिलों में ये यहाँ से एस्टेरॉयड और जो दवाइयाँ मिलती हैं। और ये प्रोटीन में जैसे कि कोई भी क्षेत्र में जिम खुला होता है, वहाँ पर अंडर ट्रेनिंग जो जिम ट्रेनर होते हैं उनको ये सप्लाई करते हैं और मोटा मुनाफा कमाते हैं, लालच देकर कि आपको जो असली एस्टेरॉयड होता है, जो प्रोटीन होता है उसके नाम पर ये उसको नकली वो लगाकर मार्कर लगाकर उसको बेचते हैं और इस पर बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। एसओजी टीम को लगातार इसकी फीडबैक मिल रही थी, मौके पर जाकर उन्होंने छापेमारी की और 25 लाख रुपए का इस तरीके से जो नकली जो प्रोटीन था और दवाइयां से बरामद की, हाथों हाथ और 3 लोगों को जो हिरासत में भी लिया है, उन पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर ये सप्लाई किए जा रहे थे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सलीम जानकारी के लिए। तो 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये नकली प्रोटीन यहाँ पे बेच रहे थे। अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये कहाँ इसे सप्लाई कर चुके हैं, कहाँ इनके लोग हैं और कब से इस काम को अंजाम दे रहे थे, ताकि एक एक कड़ी को जोड़ के पूरी चेन को शिकंजे में लिया जा सके। और यूपी के फतेहपुर में कानपुर प्रयागराज हाईवे पे नशे में धुत दारोगा ने निजी गाड़ी से सड़क किनारे खड़े 2 ट्रक मिस्त्री को कुचल दिया, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद परिजनों से पुलिस की झड़प भी हो गई और पुलिस से झड़प की सूचना पर एसडीएम व सीओ मौके पर पहुंचे, परिजनों को शांत कराया। मामला जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के नोवाबाग कानपुर प्रयागराज हाईवे का है। दुर्घटना हुई है जिसमें साहिल नाम की लड़की की दुर्घटना हुई थी। हमारे सब इंस्पेक्टर
सभी को काम इंस्पेक्टर है, वही कार चला रहे हैं। दुर्घटना दुखदपूर्ण है, सारी कार्रवाई की जा रही है। पारिवारिक गिरोह द्वारा जैसा आरोप लगाया जा रहा है कि दरोगा काफ़ी नशे में था, नशे में धुत था, तभी उसने 2 लोगों को पूछा जिससे एक की मौत हुई, एक है। नहीं, ये भी बात आई है कि वो नशे में थे, उनका मेडिकल कराया जा रहा है। इस आधार पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, साथ साथ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। दरोगा कहाँ तैनात थे? बाकीवर थाने में तैनात है। इसी का जाते समय मार्ग में दुर्घटना हुई है। कप्तान साहब ने इसको बहुत सीरियस लिया है, उनका एक छीन लेने का जो भी उचित कार्रवाई है। तो नशे में धुत दारोगा ने 2 लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो कहीं पर तेज रफ्तार, कहीं नशे में वाहन चलाना, कहीं जल्दबाजी, कहीं नियमों की अनदेखी, कहीं लापरवाही, यही कुछ ऐसे कारण हैं जिसके चलते ज़्यादातर सड़क हादसे होते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो दारोगा था वो नशे में धुत था, यानी इस हादसे की वजह जो है वो नशा बना, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फतेहपुर का यह मामला तो मुमताज हमारे संवाददाता इस पे ज़्यादा जानकारी के साथ। मुमताज, दारोगा बताया जा रहा है कि नशे में था जिसने इस वारदात को, इस हादसे को जिसकी वजह से हुआ, यानी एक शख्स की मौत हुई, दूसरा घायल हुआ, कैसे ये हुआ और क्या जो दारोगा है उसकी गिरफ्तारी हुई? देखिए, ये पूरा मामला जनपद फतेहपुर का है, जहां पर हाईवे पर ARTO दफ्तर के सामने 3 मिस्त्री जो कि ट्रक की बॉडी का काम करते थे, ये दरोगा अपनी कार में था। इससे बताया जाता है कि ये नशे में था और इन तीनों को कुचलता हुआ निकल गया। वहां हाईवे पे का मामला है और ये तीनों में जो कि ये बॉडी बनाते थे ट्रक की मिस्त्री थे, जिसमें एक की मौत हो गई। आनन फानन में उन लोगों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर भारी मात्रा में भीड़ एकत्र हुई और उपद्रव शुरू कर दिया। वहां पे पुलिस का भारी बल पहुंचा और उनको आश्वासन दिया, दरोगा को हिरासत में ले लिया गया और गाड़ी को सीज कर दिया गया। दरोगा जो है फतेहपुर जनपद के। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुमताज यहाँ तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पे लखनऊ से अगली खबर है, जहाँ प्रदेश के 29 मुख्य चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सा अधीक्षकों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए महानिदेशालय ने शासन को पत्र भेजा है। इन पर तबादले के संबंध में गलत सूचना देने का आरोप है। तो इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए महानिदेशालय ने शासन को पत्र भेजा है। इन पर तबादले के संबंध में गलत सूचना देने का आरोप है। तो प्रदेश के 29 मुख्य चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सा अधीक्षकों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए महानिदेशालय ने शासन को पत्र भी भेजा है और इन पर स्थानांतरण के संबंध में गलत सूचना देने का आरोप भी है। और अब इसी के चलते इन पर कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के 29 मुख्य चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सा अधीक्षकों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए महानिदेशालय ने शासन को पत्र भेजा है और इन पर स्थानांतरण के संबंध में गलत सूचना देने का आरोप है। और खबर लखनऊ से है, जहां राजधानी की ध्वस्त यातायात व्यवस्था मामले में कार्रवाई की गई है और सरोजनी नगर सर्किल के सहायक पुलिस आयुक्त
पवन गौतम हटाए गए हैं। डीजीपी मुख्यालय ने सहायक पुलिस आयुक्त पवन गौतम को हटाया है। पवन गौतम को आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा भेजा गया है और प्रशासनिक आधार पर यह ट्रांसफर किया गया है। 3 अन्य पुलिस उपाधीक्षकों के भी तबादले किए गए। तो लखनऊ से इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां राजधानी की ध्वस्त यातायात व्यवस्था मामले में कार्रवाई की गई है और सरोजनी नगर सर्किल के सहायक पुलिस आयुक्त पवन गौतम को हटाया गया है। डीजीपी मुख्यालय ने सहायक पुलिस आयुक्त पवन गौतम को हटाया है और पवन गौतम को आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा भेजा गया है। प्रशासनिक आधार पर यह ट्रांसफर किया गया है। तो पवन गौतम को आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा भेजा गया है और प्रशासनिक आधार पर यह ट्रांसफर किया गया है। 3 अन्य पुलिस उपाधीक्षकों के भी तबादले किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में लगातार शासन प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है और जहां पे भी अगर कोई अधिकारी कर्मचारी किसी भी तरह की लापरवाही कर रहा है तो फिर उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। और हाथरस के गांव धतोरा में पुरानी रंजिश को लेकर ग्राम प्रधान के भाई को गोली मारने का मामला सामने आया है, जहां गोली लगने से ग्राम प्रधान का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। ग्राम प्रधान के भाई की हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई है। तो पुलिस मामले की जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है। ग्राम प्रधान के भाई की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया।